नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं संजीव वर्मा जी से, जो कि समय पे हम करवाते रहते हैं मुलाकात, लेकिन जब भी इनसे मुलाकात होती है एक नया ही टॉपिक होता है, नया ही इनके पास मुद्दे होते हैं। तो आज भी इनके पास मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को जानने के लिए हम संजीव वर्मा जी के पास आए हैं। नमस्कार संजीव वर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका। संजीव वर्मा जी, अभी अगर जो सूत्रों की माने तो लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं और आपने ऐलान भी कर दिया है इलेक्शन लड़ने का। और आपकी क्या रणनीति होगी? रणनीति तो विपक्षीगण करेंगे। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। परसों ही एक एफआईआर मेरे नाम दर्ज हो गई है और शायद और दो चार हो जाएंगी। जितने मुकदमे होने चाहिए एक एमपी के चुनाव लड़ने के लिए, शायद ये लोग मेरे पूरे करवा देंगे। संजीव वर्मा जी, आप विपक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके कहने पे एफआईआर हुई है, लेकिन अगर जो एफआईआर की हम बात कर लेते हैं तो जो डॉक्टर थे जिन्होंने एफआईआर करवाई है वो आप ही के घर पे रहते थे और उन्होंने बताया कि आपने उन्हें बंधक बना के रखा हुआ था। मैंने बंधक तो नहीं, पर हो सकता है कि किसी को मेरे पे शक हो कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और पहले ही प्लानिंग के तहत उन्होंने मेरे पास छोड़ दिया हो। लेकिन मैंने तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की बाप की तरह अपने पास रखा और उनका सम्मान करा और उन्होंने भी मेरा ध्यान रखा। ऐसा नहीं है, मैं कह सकता। आज भी उनकी हाई कोर्ट में तारीख है जिस केस को मेरा लड़का फाइट कर रहा है, उनके ही पक्ष का मामला है। जो इनकी रायवाला में एफआईआर हुई थी उसमें केविट डलवाई थी मैंने अपने लड़के से और स्टे में दूसरी पार्टी गई हुई है। आज उसमें 7 नंबर पर लगी हुई है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर हैं उनका हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट में नहीं, एक रायवाला में एफआईआर कराई थी, इनके साथ फ्रॉड हो गया था। मैंने तो उनकी हेल्प करी है। अब उन्होंने ही मुझे बुलाया था, मुझे पैसे भी दिए, वे पैसे मैंने वापस भी कर दिए। मैं कहा जब मैं बाप मान रहा तो इससे फीस क्या लूँ। उसके बाद भी यदि किसी ने मिल के उनसे, उसने लैंग्वेज तो चेंज नहीं करी, लैंग्वेज तो डॉक्टर साहब की ही लिखी हुई है, लेकिन इतनी जल्दी पुलिस मुकदमा उस आदमी का भी नहीं लिखती जिसकी लड़की के साथ भी बलात्कार हो जा, उसका भी मुकदमा पुलिस एकदम से नहीं लिखती। लेकिन मेरे खिलाफ इतनी जल्दी में मुकदमा लिखा गया कि मैं नहीं समझ पाया कि उसकी जांच भी करी या नहीं करी। लेकिन मुझे ये पता है कि कोई भी अगर जो तहरीर जाती है तो पहले सीओ एसपी देहात के पास जाती है, जब उनकी परमिशन मिल जाती है तो जब एफआईआर होती है। तो फिलहाल मेरे से कोई जिले में अधिकारीगण किलसा हुआ तो नहीं है, सिर्फ एक एसपी देहात महोदय हैं। हो सकता है वे मेरे से बेल्डा प्रकरण से आज तक नाराज़गी रखते हों, क्योंकि वो जो प्रकरण हुआ था उसमें मेन केंद्र बिंदु वे ही थे और उन्होंने मेरे खिलाफ, उन्होंने और लोगों के खिलाफ भी दबाव बनाने के लिए एफआईआर लिखवाई है और मेरे खिलाफ भी लिखवाई है। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि अभी और 10 मुकदमे कर लो, जितने वे करेंगे उतना ही मैं मजबूत होऊंगा। और शायद मैं थोड़ा सा निगेटिव सोच भी रहा था कि मैं इस मामले को समाप्त हो जाने दूं, लेकिन अगर जो ऐसी हरकतें की तो मैं अपना घर बेच के भी सीबीआई या सीबीसीआईडी की जांच नहीं करा के जुडिशरी जांच भी कराने के लिए अपने पूरे जोर लगा दूंगा। आप एसपी देहात को भी ब्लेम कर रहे हैं। अगर जो माने तो जो डॉक्टर आपके पास रह रहे थे उन्होंने 420 एक भी 20 के तहत मुकदमा लिखवाया है, तो मुकदमा में एसपी देहात बीच में कहाँ से आए? क्योंकि पीड़ित जो था वो गंगनहर कोतवाली में गया और गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं भी डेली कम से कम एक तहरीर किसी न किसी थाने में कोई ना कोई मेरे पास परेशान आता है। तो मुझे सिर्फ एक ही बात मिलती है कि पहले जांच होगी और साहब के पास में मेरे सामने ही कई बार व्हाट्सअप करी गई है। जब वहाँ से जांच होकर परमिशन मिल जाती है उसके बाद में एफआईआर होती है। वो भी पुलिस की मर्जी है किस सेक्शन में हो। कोर्ट के आदेश का भी, मैंने कई बार ऐसा है मेरे पे मुद्दे हैं कि कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया गया और जो मर्जी आई वे धाराएं लगा दी सिर्फ दूसरे को सहायता करने के लिए। क्योंकि पुलिस रही गंगनहर थाने की तो हालत लगभग पैसे दो और गांधी जी चाहिए, एफआईआर आप लिखा लो। गलत आदमी का काम एकदम हो जाता है, सही आदमी का काम के लिए उसे चक्कर काटने पड़ते हैं। वो उसकी किस्मत है कि वो 1 महीना चक्कर काटे, 10 दिन काटे, लेकिन बिना चक्कर काटे, बिना उसके नहीं होने की। लेकिन आप पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं एकदम से। और उत्तराखंड पुलिस, खास तौर से उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस कही जाती है कि जो भी जाता है फरियादी की फरियाद सुनी जाती है। मैंने खुद 10 दिन से पहले एक तहरीर दे रखी 44 लाख रुपए की,
उसकी तो अब तक नहीं हुई, उसकी तो जांच हो रही, मेरे खिलाफ एकदम निकली। अरे कम से कम मेरे से आके, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, उनमें देखते मैंने किसकी पिटाई कर दी, कौन बंधक है, या अकाउंट चेक करते मैंने पैसे लिए या दिए, किसी चीज़ को तो चेक करते। सिर्फ किसके कहने से ये एफआईआर आई मुझे नहीं पता। जब से लोगों को पता लगा कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, तो कुछ तो वे लोग एक्टिव हो गए जिन्हें मेरे से खतरा है, जिनका वोट बैंक टूट रहा है। और एक दो अधिकारी भी है, उनकी उनसे ट्यूनिंग है, उन्होंने बचा रखा है, एक दूसरे की सहायता कर रखी है। तो चोर चोर मौसेरे भाई सब एक हो रखे हैं। किनको खतरा हो सकता है? आपके जो आप बोल रहे हैं कि वोट बैंक को खतरा है, वोट बैंक किसका खत्म हो सकता है? क्योंकि अगर तो देखा जाए तो करीब करीब जो पार्टी है उनका अपना वोट बैंक है, जो निर्दलीय है उनका अपना वोट बैंक है, तो किसे आपके खतरा है वोट बैंक के लिए? देखो, अभी मेरे से नाम मत लुभाओ, ना मैं और नेताओं की तरह होता, ना मैं नेता हूँ। जब कोई मेरा नाम लेके कोई सामने करेगा तो मेरा दूसरे नेताओं की तरह जवाब मीडिया पे नहीं आने का, जवाब बिल्कुल ढंग से दूंगा। और ना ही मैं किसी के बारे में कमेंट्स करना चाहता, और पता आप लोगों को भी है कि किस किस को टेंशन है, क्योंकि जिसे टेंशन है उन लोगों ने ही शायद सहायता करके, उनका प्रशासन पे दबाव भी है, तो करवा दिया होगा मुकदमा। मुकदमे से क्या है कि मुकदमे, एक एमपी का चुनाव लड़ने के लिए 8 10 12 मुकदमे तो चाहिए भी। हमारे विधायक जी हैं उमेश शर्मा, उन पर भी काफ़ी मुकदमे हैं, विधायक बन गए। चुनाव की बात कर रहे हैं तो संजीव जी, चुनाव में चुनाव आयोग उनके जो चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग जो है जब पर्चा दाखिल करने जाता है तो क्रिमिनल बैकग्राउंड भी देखता है कि जिस किसके ऊपर मुकदमे तो नहीं है। और आप उल्टा ही बोल रहे हैं कि 6 7 मुकदमे और लगवा दें, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर जो चुनाव आयोग ने आपका पर्चा ही रद्द कर दिया? नहीं नहीं, चुनाव आयोग ऐसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस पे जितने मुकदमे हैं उसको चुनाव आयोग हाईलाइट करेगा, उसकी सूचना देगा और प्रकाशन करेगा उनका। ऐसा नहीं है कि मुकदमे नहीं होने। मुकदमे तो आज के डेट में जो इस तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं, मुकदमे तो होने चाहिए। हमारे माननीय विधायक जी खानपुर वालों पे भी काफ़ी मुकदमे हैं। इसका मतलब उन्होंने चुनाव लड़ा उन्होंने और जीते भी। और एक आज की डेट में उत्तराखंड के हीरो भी कहला रहे हैं। उन्होंने कई नेताओं की चुप्पी भी कर दी है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मुकदमे लगते हैं तो आदमी का नाम होता है, नाम होता है तो काम भी होता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है जब तक क्रिमिनल नहीं बनेगा आदमी, जब तक इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। फिलहाल तो स्थिति ऐसी है, क्रिमिनल अगर जो आदमी नहीं भी है तो उसे ये लोग जो विपक्षी गण है वे बना देंगे, क्योंकि उनकी चल रही है, वे सत्ता में हैं और उनकी प्रशासन पर दबाव है। तो जैसे कि आपका कहना है कि चुनाव को लेकर अभी से ही आपके बीच में कांटे आने शुरू हो गए हैं, तो आगे और भी कांटे होंगे। किस तरीके से इन कांटों को निकालते हुए जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे आप? मैं तो ये काम बचपन से ही देख रहा हूँ, और फिलहाल जब से वकालत कर रहा हूँ उसमें भी कई बार मैंने सामना किया है। सिर्फ नेता नहीं था, लेकिन मैंने सामाजिक कार्य बहुत करे हैं, और उसमें हर एक में कांटे आते हैं और कांटे हटाने मुझे आते हैं। और उन्हें स्वयं पता है कि मैं दूसरों की तरह नहीं करूँगा, मैं कांटा परमानेंट भी हटा दूंगा। संजीव जी, समाज से बात आती है। और कैंडिडेट है जैसे पार्टी के हैं, समाज को लेकर चलते हैं, समाज के वोट बैंक को गिनते हैं कि हमारे साथ इतना समाज लगा हुआ है और इतना नहीं लगा हुआ है, तो उसी तरीके से समीकरण निकालते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एमपी का, और पहली बार लड़ रहे हैं, तो आपने क्या समीकरण निकाला है? मेरे समीकरण कुछ नहीं है। जो मैं 15 20 साल से यहाँ कार्य कर रहा हूँ वही मेरा समीकरण है। वो मेरा सभी जाति धर्म में सब में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो मेरे पास आ गया किसी भी कार्य के लिए, मैंने अपना व्यक्तिगत काम समझ के उसका कार्य किया, और बड़ी पूर्ण ईमानदारी से और उससे किया। वही मेरे समीकरण है। और वही चीज़ जो मुझे कहना है, सच बोलने के लिए मैं किसी भी अधिकारी के सामने हूँ या किसी भी नेता के सामने हूँ, जो सच बात है उसे कहने में मैं संकोच नहीं करता। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जो डॉक्टर आपके घर पे थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर कि 5 लाख रुपया आपने लूटा है उनका, और उनका सारा सामान भी यहाँ पे है, पासपोर्ट वगैरह भी यहाँ पे है। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? क्योंकि पीड़ित तो वो हैं। नहीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए नहीं करी। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो वास्तव में परेशान व्यक्ति हैं उनकी एफआईआर नहीं होती, और बिना जांच के मेरे खिलाफ एफआईआर होगी। 5 लाख रुपए वो कहाँ से लाया ये तो पता कर लेते, या मेरे अकाउंट से कितने ट्रांसफर हो रखे अकाउंट की स्टेटमेंट मंगा लेते। अगर जब मैं चाहूँ तो मैं डॉक्टर साहब के खिलाफ एफआईआर लिखवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने उन्हें बाप का दर्जा दिया, बाप की तरह सम्मान करा, तो मैं उनकी तरह नहीं होना चाहता। और मुझे आइडिया है कि उन्होंने खुद नहीं करा, वे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, अकेले हैं, शादी उन्होंने की नहीं, बच्चे उनके हैं नहीं। तो
किसी के चढ़ाई में आ गए वे कर बैठे, क्योंकि पूरी रुड़की में वे घूमते फिरते थे। किसी के पास में सब लोग जान गए थे कि संजीव के फादर हैं। मैंने उन्हें फादर का ही सम्मान दिया है, तो इसलिए उनसे कोई गलत तो बोलता नहीं था। वे सबसे बात करते थे। 4 बार तो प्रकाश स्वीट पे ही मिठाई खाने जाते थे वे। आप चेक कर लो, किसी भी कोई दुकानदार, मैं भी नहीं घूमता इतना जितना वे घूमते हैं। मैं तो 1% भी नहीं घूमता उनके जितना। वो कह उसमें लिख रखा तहरीर में कि मैंने उन्हें बंधक बना रखा है। फिर मेरे घर पे कैमरे भी लगे हुए हैं, उन कैमरों में भी मैंने कौन सा क्या कर रखा है। रही बात सामान की, जो चीज़ मैंने आज तक नहीं खाई मैंने उन्हें वो भी खिलाया, क्योंकि उनके अपने खाने पीने का ढंग अंदाज अलग था। और वो हम जैसों की सोसाइटी भी नहीं, हाई लेवल की सोसाइटी में रहे हैं, और मैं उनका इसलिए सम्मान करता था। चलते चलते एक लास्ट सवाल, जो डॉक्टर साहब जिन्हें आपने बंधक बनाया हुआ था, उनके कहने के मुताबिक मूलभूत कहाँ के थे, कैसे आपकी जान पहचान हुई और कहाँ से वो आपको मिले? मुझे मूलभूत का तो नहीं, राजस्थान का उन्होंने बताया। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ का पता है कि एक लेडी हैं दिल्ली की, जिनका अमेरिका में भी आना जाना है, उन्हें वे माता जी कहते थे। लेकिन अभी एक दिन एक जन्मदिन में हम लोग थे, तो माता उन्हें कहते तो वे माता जी थे, लेकिन उन्होंने आके डॉक्टर साहब के पैर छुए। उनका मेरे पे नंबर भी है, नाम भी है, उनकी फ़ोटो भी है। अगर जो असलियत पता होगी तो उन माता जी को ही पता होगी, और वे इनके साथ एक उसमें ट्रस्टी भी हैं। तो आपने हकीकत जानने की कोशिश नहीं की कि जैसे माता बोल रहे हैं, माता ही बेटे के पैर छू रही है? नहीं, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, मैं नहीं समझ पाया, ना ही मैं किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में बढ़ना चाहता। लेकिन उन्हें परेशानी थी, उनकी ज़मीन पे कब्जा हो रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वे मुझे कहाँ मिले। उन पे मेरा नंबर था। सिर्फ मैंने 2 ही वर्ड बोले थे, यदि आपके कागज़ सही हैं तो मैं आपकी ज़मीन पे कब्जा नहीं होने दूँगा। और मैं राय वाला 2 आदमियों के साथ गया, उस टाइम पे ये बिल्कुल परेशान थे, और मैंने थाने में जाके पुलिस भिजवाई इनके प्लॉट पे, और वो कब्जा होने नहीं दिया। उसके बाद में मैंने ऋषिकेश भी इनकी फाइलें निकलवाई, देखा क्या है। उसके बाद में ये कहते हैं कि बंधक बढ़ा रखा। 3 बार 4 बार तारीख पे तो ये अकेले गए, औरों के साथ गए। मैं तो अपने घर पे था, बीमार था। तो बंधक शब्द कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी का दिमाग था जिन्होंने उनकी नादानी का फ़ायदा उठाकर। अच्छा, एक तरफ अधिवक्ता हैं, आप हैं अधिवक्ता के नाते, वो आपके क्लाइंट थे, ज़मीनी केस था, लेकिन वहीं पे वो दूसरी तरफ डॉक्टर के नाते आपके घर में ही रुके और आपने बाप का भी दर्जा दिया। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये सिलसिला इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, और वो वास्तव में डॉक्टर हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब जो हैं ज़्यादा नॉलेज के कारण साइको टाइप हो गए। तो मैंने यहाँ ओपनली बैठते थे, ओपनली शहर में घूमते थे। ऐसा कोई थाना नहीं है जहाँ मैं जाता था, उन्हें बाप की तरह सम्मान लेके जाता था साथ में, और कोशिश करता था कि इनमें थोड़ा सा सुधार हो जाए, पब्लिक से नाराज़गी ना रहे, अधिवक्ताओं से नाराज़गी ना रहे। पुलिस से भी वे बहुत खपा थे, तो पुलिस से भी खपा ना हो, तो सिर्फ उनकी मैं मेंटलिटी चेंज कराने के लिए उन्हें अपने साथ लेके घूमता भी था। अब वो उनमें कितना परिवर्तन हुआ मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उनका मिसयूज करा जिसने भी करा, अपने स्वार्थ में करा। लेकिन अगर जो असलियत ये थी कि मर्द वाली बात ये होती कि वो सामने आके मेरे व्यक्तिगत किसी को मोहरा ना बना के व्यक्तिगत लड़ाई लड़ता, तो मुझे बड़ा मज़ा आता। मुझे भी पता लगता कि कोई मर्द है जो मेरे से टकराने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संजीव वर्मा, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। जो डॉक्टर थे उन्होंने ही एफआईआर की है कि मुझे घर में बंधक बनाया गया था। तो संजीव वर्मा ने साफ लफ्ज़ों में एक चीज़ कहा कि जिसने भी मेरे से रंजिश थी तो मेरे सामने आके बात करता, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को मोहरा बना के मेरे ऊपर प्रहार करता। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।